नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। उसे कोई सीट हासिल नहीं हुई। हालांकि 2014 में भी उसे कोई भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस वक्त उसका जो वोट बैंक था वो काफ़ी हद तक बरकरार रहा था। राष्ट्रीय स्तर पर उसे लगभग 4% से ज़्यादा वोट मिले, जो इस मर्तबा घटकर लगभग आधे रह गए। 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और उसे 10 सीटों पर जीत हासिल हुई, लेकिन इस मर्तबा वो अकेले ही चुनाव के रण में कूदी और नतीजा उसके लिए शून्य साबित रहा। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को पहली मर्तबा 1989 में कामयाबी मिली। उसने 4 सीटें जीतीं। बहुजन समाज पार्टी की पर्यायवाची बहन मायावती पहली मर्तबा उस बिजनौर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची, जिस बिजनौर में 1985 में वो कांग्रेस की मीरा कुमार और लोकदल के रामविलास पासवान के मुकाबले चुनाव हार गई थी। 1989 से लेकर 2014 तक लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी आगे ही बढ़ती रही। उसका ठीक ठाक प्रदर्शन रहा, लेकिन 2014 में उसे 0 सीटें मिली। लेकिन 2019 में उसने वापसी की समाजवादी पार्टी के साथ, जो उसका गठबंधन था। लेकिन अब 2024 में बहुजन समाज पार्टी एक मरतबा फिर अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। वैसे तो मौजूदा वक्त में अपने तमाम ख़राब प्रदर्शन के बावजूद बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है, लेकिन उसका जो असल रणक्षेत्र रहा है वो हमेशा से उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश में 1989 के विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटों पर कामयाबी हासिल की। उसके बाद 1991 में वो 12 सीटों पर जीतने में सफल रही। इसके बाद 1993 का चुनाव आया, जब पहली मर्तबा बीएसपी और एसपी के बीच चुनावी गठबंधन हुआ। इस बार बहुजन समाज पार्टी खुद भी बड़ी बनी और उसने समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव को भी बहुत बड़ा बना दिया। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा, जो उतार चढ़ाव भरा रहा। गेस्ट हाउस कांड हुआ। मायावती पहली बार बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद वो 3 मरतबा बीजेपी के समर्थन से सीएम बनी। एक बार 6-6 महीने का करार हुआ, जो करार बहन मायावती ने खुद तोड़ दिया। जब उनका नंबर था वो मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन जब भाजपा का नंबर आया तो बहुत जल्द उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद 2002 में जो चुनाव हुए, उसके बाद काफ़ी दिनों तक कोई सरकार नहीं बन पाई। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी में एक समझौता हुआ, और इस समझौते में इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि जो सीटें थीं वो बहुजन समाज पार्टी की भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा थी। भारतीय जनता पार्टी की 88 सीट थी, बहुजन समाज पार्टी की 98 सीटें थीं। वैसे तो सरकार समाजवादी पार्टी की बननी चाहिए थी, क्योंकि वो 143 सीटें लेकर सबसे बड़ा दल बनकर उभरी। लेकिन सरकार बनी, मायावती मुख्यमंत्री बनी और एक दिन अचानक उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन इसके बाद 2007 में बहुजन समाज पार्टी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे शिखर पर पहुंची। इस बार उसने अपने दम पर 206 का आंकड़ा पार किया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2012 में बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन उसका मत प्रतिशत लगभग 26% के आसपास रहा। उसे 80 सीटें मिली। इसके बाद जो चुनाव हुए 2017 में, उन चुनावों में भी उसे महज 19 सीटें मिली और उसका वोट बैंक भी काफ़ी कम हुआ। 2022 के चुनाव में तो हद हो गई। बहुजन समाज पार्टी, जिसने कभी 206 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, इस बार वो महज 1 सीट हासिल कर पाई और उसका जो वोट बैंक था वो लगभग 13% के आसपास रहा। यानी कि जो उसका परंपरागत वोटर है, उसका कोर वोट बैंक है, जाटव समुदाय, केवल वही उसके साथ रह गया।
अब सवाल उठता है कि बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया, उसके साथ सिर्फ उसका जो कोर वोट बैंक है, जाटा वोट बैंक, वही रह गया है। लेकिन जब तक दूसरी जातियों का, दूसरे समुदायों का वोट बीएसपी को नहीं मिलेगा, ये कट्टर कोर वोट बैंक भी बेकार है। ये बात सही है कि बहुजन समाज पार्टी के इसी कोर वोट बैंक के चलते बहुत सारे लोग जो कुछ नहीं थे वो सांसद, विधायक, मंत्री बन गए। ये बात अलग है कि आज वो तमाम दूसरी पार्टियों में, ख़ासकर बीजेपी में हैं, समाजवादी पार्टी में हैं, लेकिन उनके सियासी सफ़र का आगाज़ बीएसपी की मेहरबानी से ही हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के ख़राब प्रदर्शन की कुछ वजह हैं। पहले तो ये कि बहुजन समाज पार्टी का जो आजकल के दौर में सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें कोई ख़ास दखल नहीं रहा। बीएसपी की जो सुप्रीमो हैं वो मीडिया में जो पैरवी है या मीडिया के बल पर अपनी छवि बनाने में कोई ख़ास यकीन नहीं रखती, क्योंकि जो उनकी जो स्टाइल रही है कि वो दूसरी जो जातियां हैं, अगड़े पिछड़े, उन लोगों को अपनी पार्टी से टिकट देती हैं और वो उनके कोर वोट बैंक और ख़ुद के वोट बैंक के बलबूते पर जीत जाते हैं। तो उन्हें कभी इस बात की कमी महसूस नहीं हुई कि उन्हें मीडिया में आगे बढ़ चढ़कर अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए, अपनी ब्रांडिंग करनी चाहिए। और जैसा कि आजकल का दौर है, आज के दौर में इस तरह के जो मीडिया है या दूसरे तमाम ज़रिए हैं जिनसे एक मायाजाल रचा जाए, एक दिखावे की दुनिया तैयार की जाए, उस पर ज़्यादा ज़ोर रहता है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी यह है कि इसकी कोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ताकत मिलती है किसी भी पार्टी को, किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ना बहुजन समाज पार्टी की युवा शाखा है, ना महिला शाखा है, ना छात्र शाखा है, ना कोई किसान शाखा है। इस तरह की कोई भी उसकी कोई और संस्था नहीं है जिसके दम पर वो अपनी पार्टी को, जो मेन पार्टी है, उसको कोई मजबूती मिल सके। ये बात अलग है कि उनका फंक्शनिंग का अलग तरीका है, वो भाईचारा कमेटी बनाते हैं और दूसरे तरीके से, लेकिन वो प्रभावी नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। बहुजन समाज पार्टी से ज़रिया भर बनकर रह गई हमेशा ऐसे लोगों का जो सीधे ही बिना किसी बैकग्राउंड के विधायक या सांसद बनना चाहते थे। वो आते थे और बसपा का टिकट मिल जाता था उन्हें। क्यों मिल जाता था ये सब जानते हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन हर आदमी की जो सियासी महत्वाकांक्षा होती है सिर्फ सांसद या विधायक बनने की नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे नौजवान हैं जो अलग तरीके से काम करना चाहते हैं। जैसा कि और पार्टीज़ में होता रहा है, वहाँ पर तमाम तरह के आनुषंगिक संगठन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आनुषंगिक संगठनों की बहुत बड़ी भूमिका है जिसके बल पर वो हमेशा कामयाबी हासिल करती रही है। कांग्रेस में भी जब तक यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस, इन तमाम संगठनों की एक अच्छी भूमिका रही, तब तक कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन करती रही। बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा इसकी अनदेखी की है। पॉलिटिक्स एक फुल टाइम जॉब है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी नेता, या यूँ कहें कि एकमात्र नेता, बहन मायावती सिर्फ चुनावी जो समय होता है उसी में एक्टिव मोड में आती हैं। और इस बार तो वो बिल्कुल ही अनमनी सी रहीं। वो जो इलेक्शन का टाइम था उसमें भी वो एक्टिव मोड में नहीं आई। उन्होंने मुश्किल से 1-2 रैलियाँ की। ये बात सही है कि उनके भतीजे आकाश आनंद एक्टिव हुए। आकाश आनंद सही जा रहे थे, अचानक उनको हटा दिया गया। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो अभी मैच्योर नहीं है, जबकि ऐसी कोई वजह, ऐसी कोई सूरत नहीं थी, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं था, कोई उदाहरण नहीं था जो ये साबित करे कि आकाश आनंद ने कोई अपरिपक्व बात कही है। आकाश आनंद आजकल के जो दूसरे नेता हैं उत्तर प्रदेश के, अगर उनके शुरुआती राजनीतिक दिनों को देखा जाए तो उसके मुकाबले वो बहुत अच्छा बोलते हैं। उनके अंदर एक करिश्मा भी है। ये बात सही है कि मायावती जी ने उन्हें दोबारा से एक्टिव किया है, लेकिन बीच चुनाव में उन्हें हटा देना कुछ ऐसा रहा कि अचानक बीच युद्ध में से सेना का नेतृत्व कर रहे सेना नायक को ही हटा दिया जाए। और शायद यही वजह रही कि बसपा का इतना ख़राब प्रदर्शन रहा। अगर आकाश आनंद आखिर तक रहते और कुछ
रैलियां करते, कुछ अच्छी मोर्चेबंदी की जाती तो हो सकता है कि बसपा 1-2 सीट जीतने में कामयाब रहती। बहुजन समाज पार्टी ने इस मरतबा बहुत बड़ी तादाद में, लगभग 1/4 के करीब मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, लेकिन मुस्लिमों की ज़रा सी भी हिमायत बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिली। मुसलमानों में एक कुप्रचार किया गया बीएसपी के खिलाफ कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये बात सही है कि बीजेपी के समर्थन से मायावती जी ने 3-3 मरतबा सरकार बनाई, वो सीएम बनी, लेकिन जब कोई खुद ही आपको आगे बढ़कर समर्थन दे रहा है तो कोई क्यों ना ले, उसमें हर्जी क्या है। कभी वो तो नहीं गई भाजपा के पास, उन्हें 3-3 मरतबा जो सीएम बनाया गया उसकी पहल बीजेपी ने ही की, लेकिन वो जो मुस्लिम समुदाय है उसके में जो एक प्रचार था उसकी काट नहीं ढूंढ पाई। और क्योंकि वैसे भी मुस्लिम जो समुदाय है उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसका कैंडिडेट विधानसभा या लोकसभा जाए, उसकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि जैसे भी बन पड़े भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। यही वजह है कि उसने जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहाँ पर जो गैर मुस्लिम उम्मीदवार सपा ने दिया उसे भी जिता दिया। अगर जिता नहीं पाया तो एक तरफा वोट की, तो जो उन्होंने मुसलमानों को टिकट देने की रणनीति अपनाई थी वो नाकाम रही। बहुजन समाज पार्टी को अगर अपना सियासी वजूद बचा कर रखना है तो उसे खुद को बदलना होगा, उसे अपना तौर तरीका बदलना होगा, अपने संगठन को बदलना होगा और अपने कोर वोट बैंक को तो बचा कर रखना ही होगा। इसके अलावा जो दूसरे जो समुदाय हैं, दूसरी जो जातियाँ हैं, उसमें नई लीडरशिप पैदा करनी होगी जो मुअज़्ज़िज़ हो, ईमानदार हो, जोशीली हो और जिसमें कुछ कर गुज़रने का जज्बा हो। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को अपना टिकट देने का पुराना तरीका बंद करना होगा। धन सब कुछ है लेकिन सब कुछ भी नहीं है। अगर आप जीतते रहेंगे, आपकी ताकत रहेगी तो सब कुछ हासिल होता चला जाएगा, नहीं तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि डेमोक्रेसी में चुनावी जीत ही सब कुछ होती है। बहुजन समाज पार्टी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर जिंदा हाथी लाख का तो मरा हाथी 1.25 लाख का होता है। आज भी बीएसपी के पास उत्तर प्रदेश में लगभग 10% मत हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका मत प्रतिशत भले ही कम हो गया हो लेकिन है तो सही। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। उसका उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार सब जगह थोड़ा बहुत जनाधार रहा है। और अगर वो इसी जनाधार को ज़िंदा रखे और कोशिश करे अपने तौर तरीक़ों को बदले तो वो दोबारा से खड़ी हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी यूएसपी है उसकी नेता बहन मायावती। मायावती आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दलित नेता हैं। और भी दूसरे दलित नेता हुए जो राष्ट्रपति बने, उप प्रधानमंत्री बने, उपराष्ट्रपति बने। बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, बहुत सारे गवर्नर बने, लेकिन कोई जनाधार वाला नेता नहीं बना। थोड़े बहुत महाराष्ट्र में बहुत ही मामूली पॉकेट्स में, इसके अलावा बिहार में रामविलास पासवान को हम कह सकते हैं कि उनके पीछे दलितों की हिमायत थी। लेकिन जो रुतबा मायावती को हासिल हुआ वो किसी दूसरे को हासिल नहीं हुआ। और आज जो ये समझ रहे हैं कि मायावती का जो राजनीतिक जीवन है वो ख़त्म हो गया है, वो गलत सोच रहे हैं। अगर आज जो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है बीजेपी की, अगर बीजेपी की ये बी टीम आज भी बीजेपी के साथ मिल जाए तो बहुत सारे नेताओं की दुकानें आज भी बंद करने का मादा रखती है। राजनीति में कौन कब फर्श से अर्श पे और अर्श से फर्श पर पहुंच जाए कहाँ नहीं जा सकता, इसलिए हम किसी को खाली नहीं कर सकते। जैसा कि आंध्र प्रदेश में हुआ, चंद्रबाबू नायडू एक वक्त एकदम ख़त्म से हो गए थे, उन्होंने वापसी की। अब लग रहा है कि जगन मोहन रेड्डी ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जिसे लगता है ख़त्म हो गए वो नासमझ है, वो एक बार फिर से वापसी करेंगे। एक वक्त था 1971 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी पूरे देश में एक छत्र नेता बन गए, लेकिन वही इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हार गई। राजनीति में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। राजनीति में जिसके पास लोगों की हिमायत है, जिसके साथ लोग हैं, कम या ज़्यादा,
वो कभी भी अप्रासंगिक नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसे ऐसे लोग जिनकी कोई ख़ास हैसियत नहीं है, अगर भाजपा का साथ ना हो तो वो मंत्री तो क्या, सांसद तो क्या, विधायक भी नहीं बन पाएँ। लेकिन आजकल गठबंधन का दौर है। आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी क्या कदम उठाती है, और इस बार तो उसने एकला चलो की नीति अपनाई। और वैसे बसपा ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है कई मरतबा, लेकिन कभी वो केंद्र की जो सरकार है उसमें शामिल नहीं रही है, केंद्र की राजनीति में ख़ास सक्रिय नहीं रही है। हो सकता है कि कल को कोई ऐसा गठबंधन बनाए, ऐसे गठबंधन में शामिल हो कि वो केंद्र की सरकार में भी शिरकत करे। तो हो सकता है कि इस वक्त जो हमें मरी हुई बहुजन समाज पार्टी नज़र आ रही है वो अचानक रातों रात ज़िंदा हो जाए। क्योंकि जैसा कि पहले कहा, लोकतंत्र में लोग ही सब कुछ होते हैं। वो कब आपको ऊपर चढ़ा दें, कब आपके सर पे ताज रख दें, कब ताज हटा दें, आप कुछ नहीं कह सकते। और अब क्योंकि जिसके पास जन समर्थन है, बड़ी तादाद में जन समर्थन है, उसकी वजह से भले ही वो जन समर्थन भले ही सीटों में तब्दील ना हो पाए, लेकिन समर्थन तो है। ना जाने कब वक्त पलटे, हालात बदलें और ये जो लोगों की हिमायत है पीछे, ये सीटों में भी तब्दील हो जाए। नमस्कार, जय हिंद।